हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इसके पहले हम लोग ने वेक्टर्स के 3 लेक्चर देख लिए हैं आई गेस, और जो बच्चे नहीं देखे वो तीनों देख ले। पहले लेक्चर में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन की बातें की थी। दूसरे लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पे बातें की थी। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अरिथमेटिक ऑफ वेक्टर्स में एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था। ट्रायंगल लॉ की बेसिक्स डिस्कशन हो गई थी। आज इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ या एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन पर बातें करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग ने बात किया था भाई कि 3 मेथड होते हैं वेक्टर एडिशन के, ट्रायंगल लॉ, पैरागन लॉ, पॉलीगॉन लॉ, जिसमें से ये जो 2 लॉ है ये एप्लीकेबल है फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, ऐड ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, सिर्फ 2 वेक्टर के एडिशन के लिए एप्लीकेबल है ये। वहीं पर ये वाला जो है मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्वियसली अभी तक सिर्फ बातें की है ट्रायंगल लॉ पर, मैंने पैरागन लॉ पर और पॉलीगॉन लॉ पे भी बातें करना है आने वाले दिनों में। ठीक है, अब मैंने कुछ लास्ट दिन क्या क्या बताया था उसको एक बार वापस रिवाइज कर लें। अगर ये पहली वेक्टर है बच्चों, जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करो, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करता हुआ लाइन ही हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसी को हम लोग वेक्टर आर लिखते हैं और इसी को लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को एक बार रिवाइज कर लें। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ इसलिए बोलते बिकॉज यहां पे ट्रायंगल बनता है, तो लिखा गया इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब जहां पे वेक्टर ए खत्म हुआ वहीं से वेक्टर बी स्टार्ट हुई, then the resultant is given by the third side of the triangle। ये तीसरा साइड रिजल्टेंट है in magnitude and direction taken in opposite order। तो भैया मैंने बताया था जितनी लंबी ये लेंथ होती है उतना बड़ा मैग्नीट्यूड या उतनी बड़ी वैल्यू होती है। तो जितना लंबा ये लेंथ होगा उतनी बड़ी मैग्नीट्यूड होगी। मतलब अगर हम लोग ऐसा मान लें कि इसकी लंबाई a है या इसकी लंबाई 2 मीटर है, इसकी लंबाई अगर 4 मीटर है, तो हम लोग इसे अगर कोई लेंथ का बनाएंगे तो इसे डबल लेंथ का बनाएंगे। उसी हिसाब से अगर इसका लेंथ 3 टाइम्स आया मतलब रिजल्टेंट इसका 3 टाइम्स है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो ये कोई लेंथ का है, ये डबल लेंथ का है और ये इसका ट्रिपल लेंथ का है, तो अगर ये 1 मीटर की है तो ये 2 मीटर की है तो ये 3 मीटर की है। कुछ इस तरह का लॉजिक। ठीक है, ट्रायंगल लॉ पर हम लोगों ने काफी सारी बातें की थी। मैं फिर से एक बार एक्सप्रेस करना चाहूंगा भाई क्या क्या होता है। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी, इसे लिखने का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं ये एक वेक्टर है बच्चों और ये एक वेक्टर है, मैं वेक्टर बी को अगर ऐसे रख दूं और वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे रख दूं, मैं बात समझ आ रहा है? वेक्टर ए ऐसा था, वेक्टर ए को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके मैं ठीक वेक्टर बी के टेल पर लगा दिया, तो वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के हेड को जोड़ता हुआ लाइन कहलाता है रिजल्टेंट। समझ रहा है? पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ते हुए लाइन को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। तो ये 3 स्टेप्स मैंने बता दी, समरी देख लो। जॉइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मतलब पहला वेक्टर का जहां पर हेड है वहीं पे दूसरे का टेल लगा दो। फिर द रिजल्टेंट वेक्टर इज जॉइंड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकंड, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन बनेगा उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। है ना? ठीक है, चलो फटाफट एप्लीकेशन करते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था ट्रायंगल लॉ के दौरान, वो जो आर का फॉर्मूला था ना, ये जो आर है इस आर के लिए फॉर्मूला बनाया गया था। मैंने बताया था कि भाई ये वाली एंगल की बात होती है, मतलब जब वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल टू टेल लगाए जाते हैं तब जो एंगल बनता है उसे ही कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मैंने ये भी बताया था छोटी वाली एंगल लेनी है भाई, बड़ी वाली नहीं लेनी है। जब दोनों वेक्टर को टेल टू टेल लगाया जाता है तब जो एंगल बनता है, तब जो छोटा वाला एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ये जो रिजल्टेंट आ रही है बच्चों, इसका लेंथ का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था लास्ट क्लास में, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो एंगल बन रही थी ये फाई, मतलब इस वाले के साथ, तो tan फाई इज इक्वल्स टू, बच्चों फॉर्मूला क्या लिखा गया था? लिखा गया था ये जिसके संग एंगल बना रही है उसे तो बस ऐसे ही रख दो नीचे, बाकी ऊपर में a sin थीटा और ये a cos थीटा। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का बेस वाले वेक्टर के साथ इज गिवन बाय a sin थीटा, a मतलब जिसके संग एंगल नहीं बन रहा है, a sin थीटा बाई a cos थीटा प्लस b।
ये एंगल किसके साथ बन रहा है? बेस वाले वेक्टर के साथ, ठीक है ना। जिसके साथ एंगल बन रहा है वो एकदम ऐसे यहां पे अकेला पड़ा हुआ है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो ए साइन और ए कॉस में टूटता है। हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला डिराइव किया था। मैंने लिखा था फाई इज tan इनवर्स ऑफ ए साइन बाई ए कॉस प्लस बी। जो बच्चे लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं जाके फटाफट लेक्चर नंबर 3 देख लें, उसके बाद इस लेक्चर नंबर 4 पर आए, नहीं तो समझने में काफी दिक्कत होगी। ये एप्लीकेशन वाली वीडियो है बच्चों, ट्राइंगल लॉ के सारे एप्लीकेशंस करने वाले अपने, ठीक है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो भाई टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 7 रिस्पेक्टिवली मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर एज शोन इन फिगर। तो बच्चों यहां पे एंगल बता दिया गया है, ठीक है। तो R का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60। बच्चों कॉस 60 होती है हाफ, तो 2 कैंसिल हो जाएगी। ये होगा रूट ओवर 25 प्लस 49 प्लस 5 7 35, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 7 कॉस 60 हाफ, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 25 प्लस 49 बच्चों होता है 74, या फिर 35 प्लस 25 पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60, है ना। 60 प्लस 49 इज 109 का रूट ओवर, लगभग कुछ ऐसी यूनिट। और ये भी यूनिट्स में है ना, तो यहां पे भी आंसर यूनिट्स में लिख दो, ऐसे यूनिट्स। अगर ये होता सेंटीमीटर में तो यहां पे लिखते हैं सेंटीमीटर, ये होता मीटर तो यहां लिखते हैं मीटर, ये होता न्यूटन तो यहां लिखते हैं न्यूटन, ये होता मीटर पर सेकंड तो यहां पे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, यहां लिखा है यूनिट्स तो यहां पे भी लिख दोगे यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया वेक्टर आर का मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, राइट। अच्छा बच्चों बाय द वे अगर ये बी है ये ए है, मैं इस बी को चाहूं तो ऐसे बना दूं इधर पहले शिफ्ट करके, और रिजल्टेंट वेक्टर ये वाली होगी। इस आर की लंबाई यहां से मिल गई। क्या हमें डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है? हाँ, डायरेक्शन बताना है अगर, तो डायरेक्शन मान लो ये एंगल है अगर फाई, तो लिखते हैं बच्चों फाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या सीखे थे? और सारा फॉर्मूला सीखे थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए, और एडिशन ऑफ टू वेक्टर पे बातें चल रही है, ठीक है ना। एक बार देख लेना हड़बड़ी में, ऐसा ना हो कि सीखे हो 2 वेक्टर के लिए लगा रहे हो, वहां पे 3-4 वेक्टर वाले में भी वही फॉर्मूला लगा दे रहे हो, गड़बड़ी हो जाएगी। सीखे हो 2 वेक्टर के लिए तो 2 वेक्टर में ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो भाई फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये कौन है? ये b है, b की लेंथ है 7, तो लिखेंगे 7 sin 60, फॉर्मूला बैठाया जा रहा है, बाई 7 cos 60 प्लस 5, ठीक है ना। अगर ये 7 है, 7 sin 60 और 7 cos 60 प्लस 5, है ना, 7 cos 60 प्लस 5 और ये 7 sin 60, ये यहां से सॉल्व करने से रिजल्ट आ जाएगा। sin 60 √3/2 होती है, cos 60 हाफ होती है। बच्चों इसे ना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम tan इनवर्स ऑफ जो भी आता है ना उसे लिख दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। अगर अपने कोई बोर्ड लेवल के लिए पढ़ते हैं तो कुछ बोर्ड्स में से ISC हो गए, WB हो गए, वहां पे कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है ना। वहीं पर नीट के लिए बात करें, JEE के लिए बात करें, CBSE की बात करें, वहां पे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, सही है। तो अपने को करना क्या है, अपने को ऑप्शन भी tan इनवर्स फॉर्म में दिख जाएगा। मतलब ये अगर सॉल्वेबल नहीं लग रहा है तो ठीक है छोड़ दो, ऑप्शंस भी उसी मुताबिक दिया जाएगा। आगे के MCQ प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे ना तब ये सारी बातें रियलाइज हो जाएगी, ठीक है। फाइन, मैं आगे और कुछ एप्लीकेशन करता हूं, एकदम इजी एप्लीकेशन है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और जो रिजल्टेंट आ रहा है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, मतलब ये भी a के बराबर है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके लिख देते हैं, a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। कैसे? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉस थीटा, रूट ओवर हटा दी तो स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर तो फटाफट कॉमन लेके हटा दो, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस कॉस थीटा, तो हाफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो भैया कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। बच्चा कॉस थीटा अगर माइनस हाफ आता है, अपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं, एसोसिएटेड एंगल बोल के एक अपना चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरे चैप्टर में ही आता है, वहां पे सीखते हैं कि कॉस थीटा माइनस हाफ है, मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। तुम्हें पता है कॉस थीटा अगर
प्लस हाफ होती तो थीटा की वैल्यू 60 होती, वहीं पे cos थीटा अगर माइनस हाफ है थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। अगर अभी तक बेसिक मैथ्स नहीं किए हो तो बेसिक मैथमेटिक्स पहले सीख लो, काफी काम में आने वाला है। ठीक है, पहले बेसिक मैथमेटिक्स सारे सेशन सारे वीडियोस देख लो। ठीक है ना। नाउ ये हो गया 120 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं। टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट, ये 3 और ये 4 सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, फॉर्मूला लगाना है बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला। दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर का एडिशन करना है तो अपने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 60 है ना, कॉस 60 बस पुट कर दो। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, और ये वाले एंगल भी फाइंड कर सकते हो अगर ये फाई है कोई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस cos 60 होता है हाफ, तो 2 2 कैंसिल, 3 4 जा 12, तो 9 प्लस 16 25 25 प्लस 10 12 रूट ओवर 37। मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है तो फाई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स ऑफ, जिसके संग एंगल बन रहा है वो वैसे ही रह जाएगा, जिसके संग नहीं बन रहा है उसका साइन ऊपर में और कॉस नीचे में, है ना। 4 के संग एंगल बन रहा है तो 4 ऐसे ही रह गया, तुम इस 3 को यहां ना लिख के 3 को यहां लिखो, ये अपना ट्राइंगल लॉ लग गया, ये अपना रिजल्टेंट है ना। ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, अगर दोनों को टेल टू टेल लगाया जाए और ये किसी एक बॉडी पर लग रही है, 4 ऐसे और 3 ऐसे, तो रिजल्टेंट इनके बीच से ही पास करेगा। और ट्राइंगल लॉ वाइज देखना है तो इस 3 को ठीक वेक्टर के 4 के हेड पर लगा दो, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ता हुआ लाइन अपना रिजल्टेंट होगा। मतलब ये फील फैक्टर के लिए हो रहा है, कैलकुलेट तो अपने इसी फॉर्मूला से कर रहे हैं। ट्राइंगल लॉ बस तुम्हें फील फैक्टर दे रहा है कि किस तरफ रिजल्टेंट काम कर रही होगी या कितनी बड़ी होगी, क्या उसका वैल्यू इनसे मतलब 4 और 3 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ऑब्वियसली 4 प्लस 3 से छोटा होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल कोई भी एक साइड जो होता है ना, सम ऑफ बाकी दो साइड से छोटा होता है। कोई भी ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी पढ़ते थे बचपन में, क्या पढ़ते थे, कोई भी थर्ड साइड जो होती है किसी भी दो साइड के समेशन से छोटी ही होती है ना। पर ऐसे दिख रहा है डायग्राम वाइज कि 4 और 3 से बड़ी है, तो डायग्राम से मेरे को एक फिजिकल फील मिलता है कि रिजल्टेंट बड़ी आ रही है 4 से या छोटी आ रही है, एक हल्का सा फील मिलता है, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बट एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो अपने को बच्चों फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया गया वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी, उस कॉन्सेप्ट को बड़े बढ़िया से ध्यान से दिमाग में रखना है, बहुत काम में आने वाली है आगे भी। ठीक है, आगे एप्लीकेशन करके तो सीखेंगे ही। बच्चों कुछ स्पेशल केसेस है जिन पर डिस्कशन करना बाकी था। मैंने बोला कि अगर लेट से दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, लेट से ऐसे, मैं अगर ट्राइंगल लॉ वाइज देखूं, मैं ट्राइंगल लॉ से इसका फील लूं, ये एक वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं माथे पे साइन नहीं दे रहा हूं। मुझे पता है डायग्राम बताता है रिजल्ट क्या होगा, ये P और Q आपस में 90 डिग्री है, तो दिख रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो रिजल्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये लंबाई तो ही होनी चाहिए। और मेरे को जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बताता है, अगर मैं ए बी ना बोल के मैं पी क्यू के टर्म में बात करूं, मुझे यहाँ पे पी और क्यू लिखा गया, मैं पी क्यू के टर्म में बात कर रहा हूं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आपस में बच्चों एंगल बन रहा है cos 90, बिकॉज फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पर यहाँ पे थीटा कितनी है 90, तो cos 90 बच्चों होता है 0, तो रिजल्ट कितना आ गया रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये डायग्राम से जो रिजल्ट मिल रहा है इस फॉर्मूला से भी वही रिजल्ट मिल रहा है, मतलब एक तरह से वेरिफिकेशन भी हो गया कि अपना जो फॉर्मूला है वो सही है और अंडरस्टैंडिंग सही चल रही है। तो अगले बार से ना अपने डायरेक्टली इन ग्राफिकल और इन डायग्रामेटिक अरेंजमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो डायग्राम बन रहा है ना इसका यूज करेंगे, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल ना हम लोग समय के साथ सीखेंगे और तब रियलाइज आएगा कि ट्राइंगल लॉ कितना काम का चीज है। ठीक है, अभी तो बच्चों बस हम लोग बेसिक बातें समझ रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं कि ट्राइंगल लॉ कितना जगह एप्लीकेबल है, कितने जगह काम लायक है। ठीक है, हम लोग समय के संग जब ट्राइंगल की और प्रॉपर्टीज जान जाएंगे ना बच्चों, तब रियलाइज होगा कितना काम का होता है ये ट्राइंगल लॉ, कितने जगह पर कितने कम समय में कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर मान लेते हैं बच्चों दो वेक्टर आपस में पैरेलल है
और एक ही लाइन में एक ही तरफ है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि मैंने एक लाइन भी बताया था लास्ट वाले वीडियो में, और मैंने पहले ही बताया, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव लाइक स्केलर। याद आ रहा है लास्ट वीडियो में, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स। अगर मैं p लेंथ इस तरफ गया, फिर मैं q लेंथ भी इसी तरफ गया, तो मैं अल्टीमेटली गया कितना, p प्लस q गया, है ना। पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ता हुआ लाइन, लॉजिकली, है ना, डायग्राम वाइज या लॉजिकली सही जा रहा है। अच्छा, अब फॉर्मूला वाइज भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। cos 0 कैसे, देखो भाई, अगर मैं इस q को पीछे लेकर आऊं और इसके टेल से जोड़ दूं तो दिख रहा होगा एंगल कितना बन रहा है आपस में, 0। मैं अगर q को पीछे सरका के ले आऊं, इसके टेल से इसका टेल जोड़ दूं, मैं देख रहा हूं एंगल कितना बन रहा है, 0। मुंह नहीं खुला है, एकदम ऐसे चिपका पड़ा है, ठीक है ना। तो cos 0 मतलब कितना होता है बच्चों, 1। तो ये हो जाएगा 2pq, है ना, ये हो जाएगा 2pq, मतलब हो जाएगा cos 0 हो जाएगा 1। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब p प्लस क्यू इस रिजल्टेंट की वैल्यू, और इस तरफ होगी, ठीक है। मतलब जब वेक्टर्स एक ही लाइन पर हो बच्चों, जैसे मैं अगर 5 मीटर इधर गया, मैं फिर 3 मीटर इधर गया, मैं 5 + 3 8 मीटर गया, मैं सीधा 8 मीटर लिख सकता हूं। मुझे स्केलर के एडिशन रूल यूज करना अलाउड है। जब वेक्टर्स एक ही लाइन में एक ही तरफ हो, सिंपल स्केलर की तरह उसे ऐड कर देंगे। अपने को नहीं सोचना है कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सिंपल स्केलर की तरह ऐड कर देना है, कुछ नहीं माथा लगाना है। वहीं पर अगर ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, मतलब अगर मैं मान लो मैं p मीटर इधर गया पहले, फिर मैं q मीटर पीछे गया, तो अल्टीमेटली में कहां गया, इतना ही तो मैं आगे गया। कितना है ये, p माइनस क्यू। अगर p बड़ा था q से, वहीं पे q बड़ा होता p से, तो q माइनस p लिखते। तो मैं बोल सकता हूं ना रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी भाई, मॉड ऑफ p माइनस क्यू। एक तरह से फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं बच्चों, r इक्वल्स रूट ओवर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। cos 180 मतलब बच्चों cos 180 की वैल्यू ना -1 होती है। ये भी अपने को ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है, एसोसिएटेड एंगल्स बोल के चैप्टर है। जैसे cos 120 -½ होती है, cos 0 +1 है, cos 180 -1 है। ऑल साइन tan cos, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। चलो वो सब लॉजिक मैथ्स में बस जानकारी लेना उसकी। cos 180 -1 होगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बच्चों। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ये हो गया p प्लस क्यू का p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब p माइनस क्यू। अब मुझे पता है ये रिजल्टेंट जो है ना, इसकी वैल्यू की बात हो रही है, तो मैं यहां पे मॉड लगा देता हूं। मुझे मॉड क्यों लगाना है, मुझे ये बात रियलाइज होता है कि हम लोग ना फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जब बात करते हैं तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। जब भी कोई क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जो माइनस साइन और डायरेक्शन के लिए है ना। क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैं बोलता हूं अगर 3 मीटर डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, -3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कोई मीनिंग नहीं है। बस माइनस ये इंपोज करता है मैं इधर गया फिर या फिर इधर गया। और जब मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, तो वो तो स्केलर है, तो मुझे माइनस साइन नहीं बताना होता वहां पर। सिमिलरली मुझे रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड की बात करनी पड़ी। मैं अगर ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं, बाय द वे दोनों एक ही बात होती है। मैं आर लिख दूं बिना वेक्टर साइन के, या फिर वेक्टर आर पर ऐसे मॉड का सिंबल दे दूं, एक ही बात है। मुझे p माइनस क्यू का मॉड क्यों लिखना पड़ा, मुझे नहीं पता कि p बड़ा है कि q बड़ा है, तो p माइनस क्यू का मॉड लिख दो। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां से हम लोग क्या सीख रहे हैं, मतलब हम लोग ये सीख रहे हैं कि जब कभी मैं वेक्टर्स को ऐड करता हूं, एग्जांपल लो बच्चों, मैं मेरी p अगर और q अगर एक ही लाइन पे थी, तो मेरा रिजल्ट कितना आया, p प्लस क्यू आया। ये केस 1 था। मान लेते हैं अगर मेरा p ऐसे था और q ऐसे था, तो मेरा जो रिजल्ट आया कुछ अलग आया, है ना। ये लंबाई, मतलब ये p अगर कोई 3 मीटर है, ये कोई 5 है, तो 3 5 ये 8 है, ये 3 और 5 ये 8 से कुछ कम है। मैं अगर बोलता हूं p और q अब इस तरह है, तब ये और कुछ अलग है, अब ये लंबाई कुछ और अलग है। मुझे ये लंबाई अलग अलग दिख रही है, इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू बदल रहा है। ट्रायंगल लॉ ये फील देता है आराम से, है ना, डायग्रामेटिकली फील आ जा रहा है कि हाँ सब में आर बदल रही है, ठीक है। अब अगर मान लो यही p है और अब ये q है, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा। तुम्हें दिख रहा है फर्क क्या है सब में, सब में जो एंगल बन रहा था ना बच्चों, ये एंगल बदल रहा है। अच्छा, इस q को पीछे ले जाओगे तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। तो यहाँ का थीटा अलग है, यहाँ थीटा 0 था, यहाँ थीटा 90 है, यहाँ थीटा कुछ और ही अलग है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ये थीटा, है ना। अपने को ये वाला एंगल नहीं देखना है, याद रखना। तो अपने इस वेक्टर को पीछे ले गए, अपने इस वेक्टर को पीछे ले गए, तो देखेंगे जो एंगल बन रहा है वो एंगल लेना है। जो भी केस नंबर 5 की बात करते हैं, अगर p इस तरह है
और क्यू पीछे इस तरह है, तब जो रिजल्ट होगा वो अलग है कि नहीं? तो अलग अलग एंगल पर रिजल्टेंट अलग अलग आएगा। पाया जाता है रिजल्टेंट का वैल्यू एक रेंज में लाई करेगा। सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, P और Q अगर एक ही तरफ रहे, सबसे बड़ा यही हो सकता है कि वो P प्लस Q के बराबर हो जाए। मैक्सिमम पॉसिबल ही है कि मैं 3 मीटर गया, मैं 5 मीटर गया, 3 + 5 कितना हो सकता है? मैक्सिमम 8 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। जब एंगल चेंज करेंगे तो ये आर की लंबाई छोटी ही होती जा रही है, देखो छोटी होती जा रही है, दिख रहा है? छोटी हुई, पहले से छोटी हुई, फिर ये और छोटी हुई, फिर ये और छोटी हुई, फिर और छोटी हो गई। और P माइनस Q छोटी होना पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा होना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों R का मैक्सिमम वैल्यू P प्लस Q होगा, मतलब A प्लस B होगा। दोनों वेक्टर की वैल्यूज को प्लस कर दो, उससे बड़ा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। और दोनों के वैल्यूज को माइनस कर दो, उससे छोटा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं फटाफट कुछ एप्लीकेशन दिखाता हूं। तो when two vectors A and B, ठीक है, when two vectors A and B of magnitude A and B are added, the magnitude of the resultant vector is always, मैं बोलता हूं दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जब मैं उनका रिजल्टेंट फाइंड करता हूं, वो मैक्स टू मैक्स A प्लस B होगा, इससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब the magnitude of the resultant vector is always greater than A plus B, ना A plus B से छोटा होता है, not greater than A plus B, ये राइट है भैया। R की वैल्यू जो है वो A plus B से ये बराबर या इससे छोटी होगी। 3 और 5 मैक्स टू मैक्स 8 हो सकते हैं एक रिजल्टेंट की वैल्यू, वो कभी 9 नहीं हो सकती, 8.1 नहीं हो सकती, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं? कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8, यही बोला जा रहा है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन A प्लस बी। बहुत सही बात है, अगर A प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता, हम लोग बोलते हैं अगर रिजल्टेंट की वैल्यू A प्लस बी से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब लेस देन और इक्वल टू हो सकती है। हाँ सही बात है, इक्वल टू A प्लस बी हमेशा क्यों होगी? इक्वल टू A प्लस बी, इक्वल टू A प्लस बी सिर्फ तब होगी जब थीटा 0 डिग्री होगी। लेस देन A प्लस बी तब जब एंगल थीटा इक्वल टू 0 से कुछ और एंगल होगा। भैया बोल दिया गया वर्ड ऑलवेज, ये ट्रू था सिर्फ थीटा 0 के लिए, और ये ट्रू था थीटा जब लेस देन 0 डिग्री है ना, कुछ भी और। पर ये क्या सबके लिए ट्रू है? आर हमेशा A प्लस बी से के बराबर या छोटा होता है। तो मैं बोलता हूं इज नॉट ग्रेटर देन A प्लस बी, मतलब आर A प्लस बी से बड़ा नहीं होगा, मतलब यही तो होगा, इसका मतलब ही तो ये इंप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना? मैं एक काम करता हूं, मैं उसको और एक बार फील लेता हूं, मैंने जो बताया पीछे बात। मैंने एक क्वेश्चन रखा है बोर्ड पर, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर 17 एंड 7 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों मैक्सिमम का मतलब होता है कि दोनों का सिंपल वैल्यूज को ऐड करने पर, मैं दोनों की मैग्नीट्यूड को अगर ऐड करता हूं तो आ रहा है 17, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों तब आ रहा है 7। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन दे एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मुझे पहले यहां से वैल्यू फाइंड कर लेने दो, A प्लस बी 17 और A माइनस बी 7 है, बिकॉज मैक्सिमम 17 और मिनिमम 7 है। तो ये 2A बराबर कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करके दिख रहा है 24, A बराबर 12। बच्चों B की वैल्यू कितनी हो गई? 5, दिख रहा है ना? 12 + 5 17 होता है। ठीक है, बोला गया था द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों परपेंडिकुलर मतलब A ऐसे और B ऐसे है। मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, तो मुझे डायग्राम भी बता रहा है, ट्राइंगल लॉ का डायग्राम बता रहा है कि सीधा करना क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर। तुम बोलोगे हाँ सर फॉर्मुला वाइज भी तो यही है, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 90 0 होता है, तो यही बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 13। क्यों? 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144, राइट, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 169 का रूट ओवर होता है 13। ये है ऑप्शन डी, राइट? फाइन। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। बच्चों तो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम आया फिर। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। मैं बोल रहा हूं, मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, उसकी वैल्यू, दूसरे वेक्टर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ऐड करने पर 18 दी जा रही है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, दोनों की वैल्यू ऐड करने पर। और दूसरा वर्ड है रिजल्टेंट इज 12, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज 12। दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क है। मैं बोलता हूं ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है,
ये ए, ये बी, और ये क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं बोलता हूं इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई मिलाकर 18 है, ये वाली लंबाई 12 है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों का वैल्यू ऐड करके 18 है। ये बात समझ आ रही है? हाँ भाई, ठीक है, ओके ग्रेट। If the resultant is at 90 degree with force of smaller magnitude, what are the magnitude of the forces? तो यहां पे एक प्यारा सा डायग्राम बनाने का जरूरत है बच्चों। मान लो एक पॉइंट है, वहां पर एक फोर्स इस तरह काम कर रहा है, रिजल्टेंट इस तरह पास कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा गया, कहां लिखा गया? इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, किसके साथ? विथ फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो छोटा वाला फोर्स अगर मैं बोलता हूं ए को और बड़ा बोलता हूं मैं बी को, मुझे पता है ए के संग 90 डिग्री बन रहा है रिजल्टेंट का, ठीक है ना? सही है ना? ए के संग इस आर का बना 90 डिग्री, और मुझे पता है कि अगर दो फोर्स काम कर रहे हैं, रिजल्टेंट बीच से पास करेगा। मतलब अगर आर इधर है तो बी इधर ही होना चाहिए, बी इधर नहीं होने से बनेगा। मैं बोलता हूं अगर एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट कभी भी ऐसे पास नहीं कर सकता। रिजल्टेंट हमेशा बीच से पास करता है, रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच से पास करता है, राइट? ये एक सिंपल सी लॉजिक है जो मेरे को ये समझाता है कि भाई अगर ये ए है, ये बी है, ये आर है, हाँ तो चीजें जस्टिफाइड है। कैसे? एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट बीच से पास करता हुआ, ठीक है? ये बी मैंने अपने हिसाब से समझा। अब अगर इसमें ट्राइंगल लगा दे बच्चों, तो अगर ये वेक्टर है बी, ये है ए, ये है आर, तो बच्चों आर की वैल्यू कितनी है? 12। ए प्लस बी अगर 18 है, तो अगर ये ए है तो ये है 18 माइनस ए, ठीक है? तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस ए का स्क्वायर। तो समझ रहे ट्राइंगल लॉ का कितना अच्छा उपयोग हो रहा है यहां पर। मैंने ये देखा ये 12 है, मैं इसे पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे लगा दिया, तो 18 माइनस ए और ये 12, तो दिस स्क्वायर, अच्छा यहां पे गड़बड़ी हो गई है ना, गड़बड़ी हो गई भैया। यहां पे मैंने यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ी की है। क्या गड़बड़ी की है? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए गड़बड़ी की। ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 18 माइनस ए का स्क्वायर, माफ करना, ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस ए का स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। दिख रहा है ये हाइपोटेन्यूज है। यहां सॉल्व करना हो सॉल्व करो, यहां पे पुट करना है पुट करो। मुझे पता है समेशन 18 आने वाला है और सब में 18 समेशन दिख रहा है। अब यहां पे एक रैंडमली चाहे तो पुट करके चेक कर लो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है? रैंडमली पुट करके चेक कर सकते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे देखना होगा, मैं अगर a की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना? 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25 होती है। 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 प्लस 25 होता है 169, और 18 माइनस 5 अगर होता है तो 13 का स्क्वायर भी होता है 169, मतलब a की वैल्यू 5 होगी। तो एक वेक्टर 5 है और एक वेक्टर 5 है, दूसरा वेक्टर 18 माइनस 5 है, तो 13 एंड 5, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे पता लग गया कि मैं अगर यहां पे पुट करता 5, देखो इक्वेशन जस्टिफाइड हो जा रहा है। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो 169, 18 माइनस 5 13 का स्क्वायर 169, मतलब एक ही इस वैल्यू पर चीजें सही जा रही है। मुझे बस ये करना था 3 5 6 8 पुट के चेक करना था। मैंने रैंडमली 5 पुट किया, मुझे दिख रहा था 12 था बोल के मैंने 5 पुट किया, क्योंकि मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर इज 13, है ना? हम लोग याद कर लेते हैं करते करते। 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 रूट ओवर 169 13, है ना? तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने इस सम को भी आराम से बिना ज्यादा माथाफोड़ी के सॉल्व कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी रहेगा हम लोग के लिए। ये होमवर्क रहने वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। यहां पे रिजल्ट निकालना है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या बैठाना है सबको पता ही है। तो 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p cos 90 सॉल्व किया जाएगा बच्चों। इसे सॉल्व करके बताना है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर इन ऑर्डर टू हैव 0। तो ये हम लोग का होमवर्क नंबर 1। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में से डिस्कशन, नेक्स्ट वाले सेट में डिस्कस किया जाएगा, और हम लोग यहीं पर आज इस वाले वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। आज यहीं पर ये वीडियो एंड किया जा रहा है और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना है सबको, ठीक है? आई होप सारी बातें सबको बढ़िया समझ में आ रही होगी। पीछे के सारे लेक्चर्स देखते रहो और लेक्चर्स में ना कंटिन्यूएशन रखना, तभी चीजें समझ में आएगी, ठीक है? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।